नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय वियना कन्वेंशन पे। रीज़न क्या है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी दिनों से अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि निच्चर की मौत के बाद में भारत सरकार पे आरोप आया था और उसके बाद हमने एक अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल महसूस की थी इन दोनों ही देशों के बीच में। अभी क्या हुआ था कि कनाडा ने यह एलिगेशन लगाया भारत सरकार पे कि भारत सरकार ने कहा था कि वह भारत से अपने राजनयिकों की संख्या को कम कर ले, और भारत सरकार को उसने समझाया भी था, लेकिन उस सब के बावजूद भारत सरकार अपने मत पे बनी रही और मत पे बने रहने के कारण अंततः यह हुआ कि अब कनाडा को अपने राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ गया। तो न्यूज़ के अनुसार कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को अब वापस बुला लिया है घर, और इसकी वजह से और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। कंट्रोवर्सी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कनाडा ने 41 राजनयिकों को वापस बुलाया, जिस वजह से अब अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की है और भारत से अनुरोध किया है कि देखिए, आप 1961 में स्थापित की गई वियना कन्वेंशन का पालन करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से राजनयिकों के साथ व्यवहार करेंगे और ऐसे राजनयिकों की संख्या कम ज़्यादा होगी या उनको देश छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यह उल्लंघन है। और सिर्फ उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच में संबंधों को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका ने इस प्रकार की चिंता व्यक्त की, लेकिन कनाडा ने कहा कि भारत ने इस दौरान वियना कन्वेंशन 1961 का उल्लंघन किया है। हालांकि हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ स्पष्ट किया कि हमने ऐसा कोई भी उल्लंघन नहीं किया। इस संधि में, इस कन्वेंशन के अंदर जो भी बातें की गई हैं, हमने सारा का सारा कार्यक्रम उन्हीं बातों के अनुरूप किया है, उसके दायरों से बाहर हम नहीं गए, क्योंकि भारत जो यह वियना कन्वेंशन है उसका एक समर्थक देश है। भारत ने अनुसमर्थित किया हुआ इसको, जिस वजह से ज़रूरी है कि भारत इसका पालन करता रहे। तो इससे संबंधित अन्य बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। बेहद खास और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर जो भारत सरकार पर एलिगेशन लगा है, वह एलिगेशन लगा है वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 के उल्लंघन करने का। यह जो अनुच्छेद 11.1 है, इसमें राजनयिक समानता की संबंधित बातें की गई हैं। मुख्य रूप से अगर हम स्थिति समझें तो हमें पता लगता है कि जो यह अनुच्छेद 11.1 है, इस अनुच्छेद के अंदर दूसरे देश के अंदर आपके कितने राजनयिक रहेंगे या आपके दूतावास के अंदर कितने कर्मचारी रहेंगे, इसकी संख्या का निर्धारण होता है। और जनरली देखिए, होता क्या है कि अगर हमारे संबंध मधुर हैं, जैसे कि आप मेरे मित्र हैं, अभी अगर आप मेरे मित्र रहेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी हम बाकी लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते, मैं आपके साथ करूंगा, आपको हर मामले में रियायत दूंगा। आप मेरे पर्सनल स्पेस में एंटर कर सकते हैं, हम साथ में उठेंगे, बैठेंगे, मूवीज़ देखने जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, भी सारे काम करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा हो गया कि अगर मधुर संबंध नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे जो फ्रीडम थी, जो संबंध थे, उनमें से चीज़ें कम होती चली जाएंगी। और चीज़ें जिस तरह से कम होंगी तो साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी चीज़ें हैं यह किसी एक कारण की वजह से हैं, जो दोनों ही के बीच में संबंध को खराब कर रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको? तो यहाँ पर भी स्थिति यही है। जब सारा मामला चल रहा था तो उसी दौरान बीच में भारत और कनाडा के बीच में राजनयिकों का मामला भी आया, और राजनयिकों का जो मामला आया है, अब दूतावास से लोग वापस गए हैं, लेकिन वियना कन्वेंशन पे चर्चा करते हुए। लेकिन जो 11.1 अनुच्छेद है, उसमें क्या कहा गया, क्योंकि भारत ने कहा है कि हमने इसके अनुरूप ही सारा कार्य किया है। तो देखिए, यह जो अनुच्छेद 11.1 है, इसमें यह कहा गया है कि किसी देश में जो मिशन यानी कि राजनयिक रहेंगे, उनका आकार किस प्रकार होगा, और यह आकार जो होगा, यह अगर कभी भी दोनों देशों के बीच में सहमति का अभाव हो जाता है, वही स्थिति है। अभी हमारे बीच में सहमति नहीं चल रही ठीक से, तो सहमति के अभाव में ही सारा मामला यहाँ बताया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में सहमति का अभाव है मिशन के आकार को लेकर, तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्तकर्ता देश है, प्राप्तकर्ता देश जैसे कि भारत है, भारत ने कनाडा से राजनयिक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता देश ही निर्णय ले सकता है, यानी कि वह यह निर्णय ले सकता है कि मिशन का आकार क्या होगा, क्या क्या स्थिति रहेगी, कितने लोग रहेंगे, और फिर दूसरे देश के ऊपर यह भी पाबंदी हो जाएगी, यह प्रतिबंध हो जाएगा कि वह अपने लोगों की संख्या निर्धारित संख्या या सीमा के भीतर ही सुनिश्चित करे। यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसा जो निर्णय होगा, यह तत्कालीन परिस्थितियों को समझते जानते हुए ही देश ले सकता है। तो हर एक बात जो है वह स्पष्ट की गई है। तो कहीं ना कहीं हमें देख के लगता भी है कि भारत ने उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि परिस्थितियों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राप्तकर्ता देश ऐसा निर्णय लेने में सक्षम है। क्लियर है सारी बात? तो इसी वजह से सारा मामला चर्चाओं में आया, वियना कन्वेंशन चर्चाओं में आया, जिस वजह से हम लोग इस न्यूज़ पे बात कर रहे हैं। तो समझते हैं महत्वपूर्ण बातें वियना कन्वेंशन की। तो देखिए, जो यह वियना कन्वेंशन है, यह 2 मार्च से 14 अप्रैल 1961 को ऑस्ट्रिया के एक शहर वियना में आयोजित हुआ था।
जब 14 अप्रैल 1961 को यह कन्वेंशन समाप्त हो गया था, तो देखिए जब कभी भी कोई कन्वेंशन पूरा होता है तो उसका एक पत्र सामने आता है जिसमें सारी बातें सम्मेलन की और जो महत्वपूर्ण तत्व थे वो हर एक शामिल हो जाते हैं। तो इन्होंने एक अभिसमय तैयार किया, एक कन्वेंशन तैयार किया इसके संबंधित, जो 18 अप्रैल 1961 को सबके सामने आया। देशों से बोला गया कि अगर आप इस पर सहमति दर्ज करते हैं, अनुसमर्थित करते हैं इसको, तो फिर आप इस कन्वेंशन में शामिल अन्य देशों के साथ जो भी राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे वह इसी कन्वेंशन के अनुरूप करेंगे। तो इसको शुरुआत में तो सिर्फ 61 देशों ने ही अनुसमर्थित किया था, लेकिन बाद में देशों की संख्या इसमें बढ़ती गई। हालांकि यह जो कन्वेंशन है यह 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ था। अगर हम भारत की स्थिति इसके अंदर समझें तो भारत ने 15 अक्टूबर 1965 को इसे रेटिफाइड किया था। केवल रेटिफाइड ही नहीं किया भारत ने समझा कि देखिए मैं इस अब कन्वेंशन में आ गया हूं, यानी कि ज़रूरी है कि अब अपने देश के स्तर पे हर एक चीज़ को अब संभालूं। तो इसी वजह से भारत ने अपने स्तर पर एक कानून भी तैयार किया, जो कानून है हमारा राजनयिक संबंध वियना कन्वेंशन अधिनियम 1972। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वियना कन्वेंशन चर्चाओं में आया है, तो आपसे एग्जाम में कुछ भी बात पूछी जा सकती है। आज की स्थिति जो है वह यह है कि 193 देश दुनिया के इस संधि का अनुसमर्थन करते हैं और इस संधि के अनुरूप ही अपने संबंधों को, अपने राजनयिक संबंधों को और उसकी सीमाओं का या उनकी संख्याओं का निर्धारण करते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो देखिए इसी से संबंधित बातों में यह भी शामिल है कि यह जो संधि है, यह संधि आज दो देशों के बीच में राजनयिक बातचीत के लिए रूपरेखा का निर्धारण करने के साथ साथ ही दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास भी सुनिश्चित करने का कार्य करती है। यह आप लोग फोटो देख रहे हैं, तो देखिए जो यह वियना कन्वेंशन था उसी का ही यह फ्रंट पेज था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख बातें भी लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। हम लोगों ने बात कर ली है पहले ही अनुच्छेद 11.1 की, जो इसका प्रमुख अंग है, लेकिन इसमें कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं जो दो देशों के बीच में राजनयिक संबंधों को परिभाषित करते हैं कि अगर किसी एक देश के लोग या अधिकारी किसी दूसरे देश के दूतावास में रहते हैं जाकर के, तो ऐसी स्थिति में जब वह वहाँ कार्य करेंगे और उस देश में रहेंगे तो जो प्राप्तकर्ता देश होगा उसके क्या दायित्व रहेंगे। तो देखिए इसका जो अनुच्छेद 22 है वह यह कहता है कि प्राप्तकर्ता राज्य अपने संप्रभु क्षेत्र पर आयोजित राजनयिक मिशनों के प्रति कुछ बुनियादी दायित्व प्रदान करेगा, यानी कि उसकी जिम्मेदारी है कि कुछ दायित्व उनको दे जिसके तहत रह करके वह कार्य करेंगे और अपनी ड्यूटी भी निभाए, जो ड्यूटी उसकी उन सभी राजनयिकों की सुरक्षा की होगी और उनको जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिए उन सब की भी रहेगी। बाकी जो कार्य उनको करना है वह उनको करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद 24 है उसमें भी कुछ खास बात की गई है कि मिशन अभिलेखागार और दस्तावेजों की अनुलंघनीयता सुनिश्चित करना, यह जो दायित्व है, ये जो बात है, यह अनुच्छेद 24 में की गई है। इसके अनुच्छेद 27 में यह कहा गया है कि जो भी राज्य है वह उन राजनयिकों को सभी उचित माध्यमों से मुक्त संचार की गारंटी देगा, यानी कि अगर कोई राजनयिक है आपके देश में रह रहा है तो आप उसके प्रमुख अधिकार जो है उनको बाधित नहीं करेंगे, उनको मुक्त संचार की गारंटी आप सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इसके अनुच्छेद 31 में यह बात की गई है कि नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकारों से आप उन राजनयिकों की प्रतिरक्षा स्थापित करेंगे। वहीं साथ साथ अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि अगर आपके देश में कोई राजनयिक तैनात होता है तो उसकी तैनाती के दौरान राजनयिक आयात पर जो सीमा शुल्क लगता है, आप उन राजनयिकों को उस आयात पर लगने वाले शुल्क से मुक्ति प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ही हम यह बात भी देखते हैं कि वियना एक ऐसा क्षेत्र है दुनिया का जहां सिर्फ राजनयिक कन्वेंशन ही नहीं हुआ बल्कि दुनिया के महत्वपूर्ण कन्वेंशन यहां पर किए गए। देखिए यहाँ पर जो वियना कन्वेंशन 1961 है उसके अलावा भी किए गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वियना कन्वेंशन है तो राजनयिक वाला कौन सा है। तो 1961 वाला राजनयिकों से संबंधित है। इसके अलावा 1963 में एक कन्वेंशन यहाँ हुआ था जो परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन था। 1963 वाला काउंसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन था। 1968 वाला सड़क यातायात पर वियना कन्वेंशन था। 1969 वाला संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन था। 1985 में यहाँ ओजोन परत के संरक्षण के लिए कन्वेंशन किया गया। वहीं साथ ही राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन 1986 में हुआ और एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन 1988 में हुआ जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन था। तो यह वे तमाम महत्वपूर्ण कन्वेंशन हैं जो वियना में हुए हैं। अगर सिंपली आपसे आयोग पूछना चाहेगा तो वो इतना पूछ लेगा कि कौन सा कन्वेंशन निम्नलिखित में से वियना में आयोजित नहीं हुआ था, वियना में नहीं हुआ था। तो आप लोग को याद रखना। इसमें अगर मैं कुछ खास आपको बताना चाहूँ तो देखिए परमाणु एक बड़ा संकट है, यह यहाँ पर हुआ है।
सड़क यातायात आज भी ज़रूरी है, बहुत अधिक बातें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ओजोन परत वाला खास है यहाँ पर अपने आप में, और नारकोटिक ड्रग्स वाला और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वाला। तो हर एक ये जो 4-5 है ये खासतौर पर आपको याद रखने हैं। वहीं राजनयिकों वाला भी आपको याद रखना है। तो यह जो महत्वपूर्ण बात थी यह वियना कन्वेंशन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की या इसमें जो जो बातें की गई हैं उनसे संबंधित है। वहीं आप लोग के सामने एक प्रश्न जो इस खंड से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या है इस संधि के अंदर, तो आप लोग बताएंगे और बातें भी कुछ आपसे पूछी जा सकती है। तो मुझे जल्दी से पहले इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। एक सिंपल सा प्रश्न आप लोग के लिए लेके आए हैं यहाँ पर, और देखेंगे फिर कितने लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, हालांकि आंसर भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यह इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा, अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्रश्न को, और आने वाले एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। फिर जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।